एंड आप कहते हैं कि देखिए औकाफ में 8 लाख एकड़ है। अरे भैया, आपके हिंदू टेम्पल्स में भी इतनी संपत्ति है, वहां आप क्या कर रहे हो? वहां आप क्या कर रहे हो? बाकी स्टेट्स में देखो ना। अच्छा, और ये नहीं कि हर धर्म में सुधार नहीं होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, मैं आपके साथ सहमत हूं। हिंदू धर्म में भी सुधार लाना चाहिए, लाना चाहिए ना, हिंदू धर्म भी सुधार लाना चाहिए। अंडर हिंदू धर्म, एक मिनट हिंदू धर्म, मैंने आज तक किसी को टोका नहीं, मैं केवल छोटी सी बात रख रहा हूं आपके सामने। हिंदू धर्म में भी सुधार होना चाहिए। अब हिंदू धर्म के अंतर्गत अगर कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो तो वह अपने बेटों को दे सकता है, बेटी को नहीं दे सकता। कहता है मैं नहीं दूंगा अपनी बेटी को। इस्लाम में भी है कि भाई को ज्यादा मिलेगा और बेटी को कम मिलेगा, इस्लाम में भी ये है। वहां वक्त से द्वारा सुधार हो सकता है, यहां कोई सुधार नहीं हो सकता। तो आप अगर महिलाओं की बात करते हो तो एक कानून लाओ कि हिंदू लॉ में कोई अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी केवल बेटों को नहीं दे सकता, वहां महिलाओं का हक होना चाहिए। तेरी तमन्ना है पर हम खार न बोने देंगे, खार कांटों को कहते हैं। तेरी तमन्ना है पर हम खार न बोने देंगे, तुझे हम राह की दीवार न होने देंगे। तू सबको रौंद कर आगे जो निकलना चाहे, हम तेरी इतनी भी रफ्तार न होने देंगे। और इसीलिए हमारी सरकार ने इस विषय के ऊपर एक सही और सटीक प्रयोग करने का प्रयास किया है। मैं दूसरी बात यह भी बताना चाहता हूं, हमारे डीएमके के तिरुचि शिवाजी ने अनायास अकारण यह बात बोली थी कि उस समय जब जिन्ना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टीशन के समय, तो मैं उनके सुलभ संज्ञान के लिए बता देता हूं। 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मद्रास प्रेसिडेंसी में 30 आउट ऑफ 30 सीट जो थी वो मुस्लिम लीग ने जीती थी विद 95% ऑफ वोट्स, और एक भी मुस्लिम वहां के बाद बाहर नहीं गया। इसलिए मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, फैक्ट को समझिए। और जो मद्रास प्रेसिडेंसी के मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे और पीजे पोकर साहब बहादुर और मोहम्मद इस्माइल, वही बाद में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने, और उन्होंने 28 अगस्त 1947 को सेपरेट इलेक्टोरेट मांगे, जो कोई जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में पार्लियामेंट किया। आप वेबसाइट पे पेज नंबर 270 पे जाके पढ़ लीजिएगा। सरदार पटेल ने बड़े गुस्से में इस बात को कहा, अब जो हो गया सो हो गया, एक रात में दिल नहीं बदल गया, मगर अब देश के लिए कैसे आगे बढ़ना है उसके लिए ईमानदारी से आगे आओ। और खैर, मैं अंबेडकर जी और पटेल जी के बहुत सारे वो कोट कर सकता हूं, सारी बातों को छोड़िए। मगर अफसोस की बात यह है सर कि अभी मनोज झा जी ने बोला था हम में से कोई शक है, कोई हूण है और ये करिए। अरे भैया, जमाने चले गए, अब जेनेटिक सीक्वेंसिंग का जमाना आ गया है। और जेनेटिक सीक्वेंसिंग ने क्या प्रूव किया है? दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे और राष्ट्रपति भवन में उन्होंने डिनर के दौरान कहा कि फ्यू वीक्स बैक आई गॉट माय जेनेटिक सीक्वेंसिंग डन एंड आई वाज टोल्ड दैट आई एम एन इंडियन जीडीएन। अरे साहब, कहां गुलामी की मानसिकता में पड़े हुए हैं सभापति महोदय। और यहां गुलामी की मानसिकता इस कदर पैबस्त है लोगों के दिमागों में। किसी सदन के एक सदस्य यहां विराजमान है, वो उस समय महाराणा सांगा का उल्लेख कर दिए। मैं ईमानदारी से कहता हूं, एक भी इंडियन सोर्स में इसका उल्लेख नहीं है, सारे के सारे फॉरेनर्स और लुटेरों के सोर्स में उल्लेख है। इसीलिए मैं कहता हूं, ये गुलामी के जिन्होंने गुलाम बनाया उनके सोर्सेस पे यकीन न करिए। और वैसे थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो तो ये भी बोल दूं, हमारे सदन के बहुत सदस्यों को नहीं पता होगा, अलेक्जेंडर के आक्रमण का किसी भारतीय सोर्स में कोई उल्लेख नहीं है, पोरस नाम के किसी राजा का उल्लेख नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीक में है। इसलिए गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलिए, तब इन चीजों को आप सही ढंग से समझने में सफल होंगे। मेरा अब यह भी अनुरोध अपने सदस्यों के साथ है। वक्त की अवधारणा के बारे में बहुत कुछ बोला जा चुका है कि ओरिजिनली कहां से आया, पर मैं इतना कहना चाहूंगा, सबसे पहले वक्त का उल्लेख आता है जब ससनिड एम्पायर को खलीफा उमर ने कैप्चर किया, तो आज का जो सदन इराक है उसके इलाके को उन्होंने वक्त डिक्लेयर किया और वो स्टेट के द्वारा कंट्रोल होता था। स्टेट के बारे में माननीय नड्डा जी ने अभी बताया कि बड़े बड़े देशों में किस ढंग से होता था। सर सैयद अहमद खान ने भी वक्फ को मूल इस्लाम का हिस्सा न मानते हुए इसके लिए मुजार शब्द कहा है, जो शरिया के अंतर्गत आता है, और इसी के लिए उन्होंने फतवा आलमगीरी को भी कोट किया था। और इसीलिए 1894 की जो प्रिवी काउंसिल का जजमेंट जो आया था वो वक्फ अल औलाद के खिलाफ आया था। मगर सभापति महोदय, 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि प्रिवी काउंसिल के जजमेंट में कुछ गलती है, इसे बदलना चाहिए। क्योंकि 1904 में जिन्ना कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके थे, इसलिए मैं कहना चाहता हूं फिर 1913 में वो जजमेंट बदला। कि हमारे सदन के बहुत से सदस्यों ने इस सदन और दूसरे सदन में बोला है, मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, लगेगा जैसे वही लोग बोल रहे हैं।
वर्ड ये है, कोट है, सिंस द बिल वॉज इंट्रोड्यूस टू एडमिनिस्टर द मुस्लिम लॉ फॉर मुसलमान्स सो द क्वेश्चन ऑफ पब्लिक पॉलिसी डज नॉट अराइज। लगता है जैसे हमारे कोई सदस्य में बोल रहा हूं। सर, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने अप्रैल 1913 में ही यूज दिस वर्ड व्हाइल मूविंग द रिपोर्ट ऑफ द सेलेक्ट कमेटी टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सर, 1913 से 2013 तक भाषा ही नहीं बदली और आज भी भाषा नहीं बदल रही है। हमें ईमानदारी से, और उस समय यूपी और बंगाल ने उसका विरोध किया था, आज यूपी और बंगाल के लोग किस तरीके से साथ में है वो पूरी तरीके से दिखाई पड़ता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, हाँ, एक प्रश्न बहुत उठाया जाता है कि केवल मुस्लिम ही वक्फ को क्यों दान दे सकता, ऐसा वक्फ बोर्ड में क्यों संशोधन किया गया। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि मैं इस्लामिक मामलों का बहुत बड़ा आलिम फाजिल जानकार हूं, मगर इस्लाम में बहुत साफ मान्यता है कि जो गैर मुस्लिम है उसकी इबादत अल्लाह कबूल नहीं कर सकते, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी तो दान कैसे कबूल होगा। साहब, हम इस्लामिक भावना का सम्मान कर रहे हैं। हमारे अल्पसंख्यक मंत्री गए थे तो वो मदीना में एक डेफिनेट लेवल तक जा सकते, उसके आगे नहीं जा सकते। अगर इबादत की इजाजत नहीं है तो साहब जायदाद की इजाजत कैसे हो सकती है। मुस्लिम भावना का सम्मान है, और अगर है तो कोई मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम बारी आज आके बता दे कि कबूल हो सकती है दुआ, तो हम दान भी कबूल करने के लिए तैयार हैं। और तो और छोड़िए साहब, जब आप कहते हैं कि हर चीज हलाल होनी चाहिए, तो साहब हलाल करने की प्रक्रिया नहीं, हलाल करने वाला भी मुस्लिम होना चाहिए, तब वो हलाल होता था। तो मैं पूछना चाहता हूं साहब, काटने के लिए तो हलाल होने के लिए मुस्लिम जरूरी है और बांटने के लिए बगैर मुस्लिम के भी हलाल होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जो हमारी सरकार ने किया है वो मुस्लिम भावना के सम्मान के लिए किया है। और जहां तक मैं कहना चाहूंगा, हिंदू समाज के बारे में बात करते हैं, हमारे यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहां कोई ऐसा नहीं कि हज पे कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। हमारे देखिए कुंभ में 50 लाख विदेशी आए थे और किसी से नहीं कहा या कन्वर्ट हो जाओ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हिंदुइज्म की धारणा और बाकी धारणा का जो तुलना करने का प्रयास करते हैं वो बहुत उचित नहीं है। मगर सभापति महोदय, इस वक्त ने कई अद्भुत नजारे दिखाए। इस्लाम में जो काफिर से ज्यादा मुशरिक और शिर्क को बुरा माना गया, नहीं जो भगवान को माने ही नहीं। यहां देखिए वो लेफ्ट के लोग जो कहते धर्म एक अफीम है, वो आज खुदाई खिदमतगार बन के खड़े हो गए। सोचिए कैसा बदलाव आया है। और सर, मुझे एक और चीज नजर आती है, एक पुराना गीत था, वक्त ने किया क्या हसी सितम। तो आज मैं कहना चाहूंगा, वक्त ने किया क्या हसी सितम कि मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलके हो गए हम। और मैं कहना चाहता हूं, ये मुस्लिम लीग वो है जिसने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी, और इस शिवसेना के उबाटा के हमारे इस सदन के एक सदस्य हैं। और सर, हमारे साथ मुरली जी बैठे हैं, मुरली देवड़ा जी ने मुझे याद दिलाया, उन्होंने, मिलिंद देवड़ा जी ने याद दिलाया, उन्होंने कहा एक जमाने में उन्होंने कहा था मुस्लिमों की नागरिकता छीन लेनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, वक्त ने किया क्या हसी सितम, ये दोनों मिलके हो गए हम। और सर, मैं इसके बाद एक टेक्निकल बात करना चाहता हूं। जब इन्होंने टाइम ड्यूरेशन हटा दिया था और बैक में पीछे जा सकते थे, तो मैं पूछना चाहता हूं सर कि जब ब्रिटिश हुकूमत आई तो उसने तो मुगलों सारी हुकूमत ले ली थी, तो उनका मालिकाना हक कैसे हुआ। सर, 1707 के बाद तो इस्लामी हुकूमत दिल्ली से खत्म हो गई थी। एक आखिरी मुगल बादशाह शाह आलम के लिए तो बोला जाता था सल्तनते शाह आलम दे लाल किले ते पालम, यानी आज का आईजीआई एयरपोर्ट। तो साहब उसके बाद ये गुजरात के सूरत से लेकर लखनऊ तक उनका मालिकाना हक निकलने कहां से लगा। अरे भाई, जब दिल्ली को कैप्चर किया था अंग्रेजों ने तो सारी जमीन अंग्रेजों की थी। तो जब मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, ये जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में पावर डीड ट्रांसफर की थी तो पढ़े नहीं थे क्या, या खोखले कागज पर साइन कर लिए थे, या कागज सही था, आप खोखला करने की बात है। मैं पूछना चाहता हूं, जब 250 साल तक वो हुकूमत ही नहीं रही तो उस हुकूमत के फरमान की लेजिटिमेसी कैसे हो सकती है। ये मैं कानूनविदों के लिए भी एक फूड फॉर थॉट रखने की बात करता हूं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये किन हुकूमतों की बात कर रहे हैं सभापति महोदय। अगर सूरत नगर निगम पे दावा है मुगल के जमाने का और तमिलनाडु के मंदिर पर अरकाट के नवाब का, सभापति महोदय, ये वो हुकूमतें थी जो जजिया लगाती थी, ये वो हुकूमतें थी जो जिम्मी का कॉन्सेप्ट रखती थी, ये वो हुकूमतें थी जो गाजी की बात करती थी। क्या भारत के संविधान में उन हुकूमतों के फरमान को सही मान्यता देना सही है? बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में यदि आप ऐसी हुकूमतों के फरमान को रखने की कोशिश करते हैं तो दिस इज फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारी सरकार ने अगर बैकडेट से वो बंद किया है तो उस फ्रॉड को रोकने की पूरी व्यवस्था की है। और यहां पर मैं ये भी कहना चाहता हूं सभापति महोदय, जमींदारी उन्मूलन 1948 में हो गया, मगर ये बाद में जमींदार कैसे क्रिएट हो गए। हमने बचपन में
विनोबा भावे, हम लोग के जन्म से बहुत पहले की बात है, विनोबा भावे जी के भूदान आंदोलन की बात सुनी थी, जिसमें जमींदारों से पैसा लेके, जमीन लेके गरीबों को दी जाती थी। पर सभापति महोदय, कभी आपने सुना कि गरीबों की जमीन जमींदारों को मिल जाए? वो 2013 के बोर्ड ने वो व्यवस्था कर रखी थी। यानी वो भूदान आंदोलन था गांधी जी के शिष्य विनोबा जी का, तो आज के गांधियों के नेतृत्व में भू हड़प आंदोलन शुरू हो गया। अगर वो भूदान आंदोलन था तो ये भू हड़प आंदोलन था। इसलिए मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा सभापति महोदय, कि जिन हुकूमतों के फरमान की बात की जाती है, एक और फैक्ट है, इसको कोई अन्यथा ना ले, जितने मुस्लिम बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के बाद उन्होंने बगदाद की खलीफा का खुतबा पढ़ा है, दैट इज अ फॉरेन रूल, इट्स ऑन रिकॉर्ड। कैसे उसको भारत सरकार मान्यता दे सकती है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जरा सा गौर से देखेंगे तो हकीकत आपके सामने आ जाएगी। और क्या कभी किसी ने कल्पना की, किसी क्रिश्चियन ने तो नहीं कहा कि इंडिया गेट हमारा है, गेटवे ऑफ इंडिया हमारा है, और चर्च नहीं सही फिर भी चर्च गेट हमारा है? तो फिर यह केवल किसी एक के दिमाग में क्यों आती है? हमने जो इवैक्यू एक्ट के तहत दे दिया था पाकिस्तान के गए लोगों को, क्या हमारे जो सिख और हिंदू भाई आए थे उनकी जमीनें मिली? अरे महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी और काबुल तक था राज, तो क्या उन्होंने जमीनें नहीं दान दी होगी गुरुद्वारे और मंदिरों को? वो मिली? अरे वो तो छोड़िए, ननकाना